ये लंबी स्टोरी हो जाएगी और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बाहर से आने वाली डिस्को और पॉप म्यूजिक की मध्यम आवाज एकदम कुछ तेज हो गई। शायद चंद सेकंड के लिए कोई बंद दरवाजा खुला था। इस म्यूजिक के साथ तेज शोख निस्वानी आवाजें भी शामिल थीं। ये वैसी सुरीली आवाजें थी जो तेज टेम्पो के डांस के दौरान में निकाली जाती हैं। ऊपर कहीं डांस पार्टी और शराब पार्टी अरूज पर थी। यकीनन ऐश्वर्या राय सानी और करिश्मा कपूर सानी जैसी लड़कियां भी इसमें हिस्सा ले रही थीं। एक तरफ जिंदगी की खुशबूदार रंगीनी थी और दूसरी तरफ बदबूदार बेसबा थी। हम दोनों में से कोई भी फतेह की लाश की तरफ देखने की कोशिश नहीं कर रहा था। गौहर या जो भी उसका नाम था अब मेरे पांव के कड़े की तरफ मुतवज्जा था। उसने कड़े को पकड़कर थोड़ा सा जोर लगाया तो वो खुल गया। इसमें कोई लाक वगैरह नहीं था। वजनी जंजीर मेरे पांव से अलहदा हुई तो टांग को हरकत देने में आसानी हो गई, लेकिन वो अब भी सिर्फ 30-40% ही काम कर पा रही थी। मैंने उस गौहर नामी शख्स के कंधे का सहारा लेकर तहखाने में 10-15 कदम उठाए। दर्द की टीसों ने पूरे बदन में सनसनाहट तोड़ा दी। इस दर्द की परवाह किए बगैर मैं गौहर के साथ तहखाने के शुमाली हिस्से की तरफ गया। ये जगह अंग्रेजी के हर्फ एल जैसी थी। यहाँ मुझे लकड़ी की एक 6-7 फुट ऊंची अलमारी नजर आई। तहखाने के इस हिस्से में नीम तारीकी सी थी। एक चौथाई हिस्सा तो तकरीबन तारीक था। गौहर नामी उस जवान साल शख्स ने बड़ी एहतियात से अलमारी को उसकी जगह से हिलाया। कोई आवाज पैदा नहीं हुई। मैं चौंका। अलमारी के अक्कम में करीबन 2 मुरब्बा फुट जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था और ईंटें नजर आ रही थी। कुछ नजर आया? गौहर ने ईंटों की तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैंने भी जरा ध्यान से देखा तो सूरत हाल वाज़ेह हुई और उसके साथ ही जिस्म में सर्द सी लहर तोड़ गई। इस पुख्ता दीवार में कम अज कम 3 ईंटें ऐसी थीं जिनकी दर्जों में सीमेंट मौजूद नहीं था। कोई नोकदार धाती चीज इस्तेमाल की गई थी और उफ़क़ी रुख पर लगी हुई इन ईंटों की दर्जों को मुसलसल खुरच कर उनके अंदर से सीमेंट निकाल दिया गया था। जबरदस्त है। मैंने सताइशी अंदाज में गौहर की तरफ देखा, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? मेरा अंदाजा है कि गड़ियों के खड़ा करने की जगह है, मतलब के तहखाने की पार्किंग शार्किंग, पर मैंने अभी देखा कुछ नहीं। उसने अलमारी की एक तारीख खाने में हाथ डाला और कुछ देर तक टटोलने के बाद अंदर से एक छोटा लेकिन मजबूत पेचकस से निकाल लिया। सीमेंट खुरचने वाला सबर आजमा काम उसने यकीनन इसी पेचकस से किया था। उसने पेचकस को एक ईंट की दर्ज में दाखिल किया। वो करीबन 4 इंच तक अंदर दाखिल हो गया। गौर ने मुझे पेचकस दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये इतना अंदर गया है और इतनी ईंट की चौड़ाई होती है। इसका मतलब है कि अब दूसरी तरफ बस दीवार का प्लस्तर ही है। यह प्लस्तर मैंने जानबूझ कर दी है। अब हम जरा सी कोशिश करें तो ये ईंटें बाहर की तरफ या अंदर की तरफ निकल सकती हैं। गौहर नामी ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो यहाँ से निकलने के लिए 99% काम मुकम्मल कर चुका था, लेकिन सोचने की बात यह थी कि क्या यहाँ से निकलकर हम वाकई कोठी से भी निकल सकेंगे। वो कह रहा था कि दूसरी तरफ कोठी की अंडरग्राउंड पार्किंग है और वो दीवार से कान लगाकर गाड़ियों की आवाजें सुनता रहा है। अगर ऐसा ही था तो फिर यकीनन हम यहाँ से निकलकर कोठी के बैरूनी गेट तक पहुंच जाते। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है गौहर? यहाँ से निकलकर हमें क्या करना होगा? बस हम थोड़ा सा चलकर कोठी के बाहर वाले गेट तक पहुंच जाएंगे। इस तरफ बस एक चौकीदार होता है, कभी उसके पास राइफल होती है, कभी नहीं। मेरा ख्याल है कि उसे संभालने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद अगर किस्मत ने कोई खराबी ना दिखाई तो हम 40 फुट की रोड पर पहुंच जाएंगे। हम सामने की तरफ जाने के बजाय कोठी की पिछली तरफ निकलेंगे और खेतों में घुस जाएंगे। मैंने कहा, किस्मत की खराबी से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कोई और खतरा भी तुम्हारे ज़हन में है? उसने तेज नजरों से मेरी तरफ देखा। खतरे तो ऐसे कामों में होते ही हैं। अगर तुम्हारे दिल में डर है तो फिर रहने दो। मैं तुम्हें अपने साथ निकलने पर मजबूर नहीं करूंगा। अगर कहते हो तो वापस इसी जगह लटका देता हूँ। बस एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इन लोगों ने तुम्हें बड़ी बुरी मार मारना है। ऐसी मौत मरने से कहीं चंगा है कि बंदा कुछ हाथ पैर हिला चला कर मरे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहते कहते खामोश हो गया। वो मुझे घूर कर बोला, तुमने जितनी हिम्मत से इन लोगों की मार खाई है, मुझे लगा था कि तुम दिल गुर्दे वाले बंदे हो, लेकिन अब लगा है कि शायद ऐसी बात नहीं है। गौर है, मैं तुम्हारी तवक्का से बढ़कर तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, लेकिन हमें हर चीज को सामने रखना चाहिए। तुम मेरी टांग की हालत देख रहे हो, ये मेरा बोझ नहीं सहार रही। अगर भाग दौड़ की नौबत आई तो शायद मैं भरपूर तरीके से तुम्हारा साथ न दे सकूं। वो तंजिया अंदाज में बोला, तो फिर ये 5-6 दिन इंतजार कर लेते हैं ताकि तुम्हारी टांग फिट फाट हो जाए। फिर तुम जिंदा हुए और मैं भी हुआ तो एक और कोशिश कर लेंगे। उसका तंज समझ में आ रहा था, वो ठीक कह रहा था। यहाँ बदतरीन सूरत हाल मेरी मुंतजिर थी। उससे बेहतर था कि यहाँ से निकलकर बाहर के हालात का सामना कर लिया जाता, और यह भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि हमें किसी संगीन मुश्किल का सामना ना करना पड़ता। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है गौर, मैं तुम्हारे साथ निकलूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। क्या? वो कड़े लहजे में बोला।
अगर कोई मसला हो गया तो तुम मुझे अपने साथ नहीं घसीटोगे, अपनी जान बचाओगे। वो गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा चलो देख लेंगे, लेकिन अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें जो कुछ करना है ये शराब पार्टी खत्म होने से पहले पहले करना है। हम मसरूफ हो गए। स्क्रू ड्राइवर के साथ बाहर का प्लास्टर तोड़ने और पहली ईंट निकालने में तकरीबन आध घंटा लग गया। ये ईंट हम अंदर की तरफ खींचने में कामयाब हो गए थे। बाहर से ट्यूबलाइट की मध्यम रोशनी तहखाने में दाखिल हुई। इसके साथ ही बेहंगम मौसीकी का शोर भी कुछ वाजे हो गया। ये ड्रमिंग म्यूजिक था, साथ में बदमस्त आवाजें भी सुनाई देते थे। सूरत-ए-हाल हौसला अफजा थी। गौर का यह अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला था कि दूसरी तरफ है अंडरग्राउंड पार्किंग है। हमें 14-15 के करीब कीमती गाड़ियां नजर आ रही थी। यकीनन ये महफिल की शुरका की गाड़ियां थीं। एन मुमकिन था कि कुछ गाड़ियां ऊपर लान और पोर्च में भी हों। गाड़ियों के आसपास हमें कोई मुतनफ्फिस दिखाई नहीं दिया। हमने बाकी ईंटें 10-15 मिनट के अंदर निकाल ली। इन ईंटों को जरब लगाने के लिए सबसे पहले निकाली गई ईंट इस्तेमाल की। अब इतना रास्ता बन गया था कि हम इसमें से रेंग कर इस जमीन दोज अकुबत खाने से बाहर निकल सकें। हथियार के नाम पर हमारे पास सिर्फ वही पेचकस था जो अब तक गौहर के इस्तेमाल में रहा था। दस्ते समेत उसकी लंबाई 8 इंच से ज्यादा नहीं थी, ताहम इसका सिरा मुसलसल इस्तेमाल से बहुत नुकीला हो चुका था। मुझे उम्मीद थी कि जरूरत पड़ने पर गौहर इसे चाकू की तरह कामयाबी से इस्तेमाल करेगा। मेरे अब तक के अंदाजे के मुताबिक गौहर एक नडर और असलह शनास शख्स था। जरूरत पड़ने पर हर तरह की मार धाड़ भी कर सकता था। बेशक उसके कपड़ों और जिस्म से चर्स की तेज बू आती थी, इसके बावजूद उसकी आंखों में बला की चमक थी और हरकत सकनात से किसी तरह की सुस्ती जाहिर नहीं होती थी। हम बड़ी एहतियात के साथ कुबत खाने से बाहर निकल आए। मेरे जख्मों से ताज़ा खून रिसने लगा। मैं बुरी तरह लंगड़ाता हुआ चल रहा था। यह तकरीबन 70 ज़रब 100 फुट की अंडरग्राउंड पार्किंग थी। पेचकस गौहर के दाएं हाथ में था। हम गाड़ियों के दरमियान बड़ी एहतियात से चलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। गौहर मुझसे 2-3 कदम आगे था। उसके चाल ढाल में शिकारी जानवर की चुकसी थी। हम पार्किंग की बैरूनी ढलवान की तरफ बढ़ रहे थे और गौहर की मालूमात के मुताबिक यहीं हमारा वास्ता कम अज कम एक गार्ड से पड़ने वाला था। अचानक गौहर ठिठक कर रुक गया। क्या हुआ? मैंने सरगोशी की। कबाड़ा, खबीसों ने पार्किंग का दरवाजा बंद किया हुआ है। लगता है कि बाहर से ताला लगा हुआ होगा। तो फिर यही किस्मत की खराबी होती है। उसने ठंडी सांस ली। हम मुहतात कदमों से उस आईनी फाटक नुमा दरवाजे तक पहुंचे। कान लगाकर बाहर से सुन गुन लेने की कोशिश की, कोई आवाज नहीं आई। गौहर ने तपे हुए लहजे में सरगोशी की। लगता है कि यह पूतनी ताबीर रंग बाजी के लिए ऊपर चला गया है। उसने फाटक नुमा दरवाजे को 1-2 बार हला जुला कर देखा, तब 2-3 बार मद्दम दस्तक भी दी। कोई रद्दमल जाहिर नहीं हुआ। साफ जाहिर था कि हम इस आईनी फाटक को तोड़कर या खोलकर बाहर नहीं निकल सकते। एक तरफ यह था कि यहीं कहीं तारीकी में छुप कर दरवाजे के खुलने का इंतजार किया जाए या फिर कोठी से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढा जाए। यहाँ रुक कर इंतजार करने में इस समर का शदीद अंदेशा मौजूद था कि कुबत खाने में हमारी खैर मौजूदगी का पता चल जाता और पूरी कोठी में खतरे की घंटियां बजाती। और यह भी इम्कान था कि यह दरवाजा सारी रात ही ना खुलता, और जब खुलता तो गाड़ियां निकालने के लिए कई अफराद दरवाजे के सामने मौजूद होते। आओ मेरे पीछे। गौहर ने सरगोशी की और दीवार के साथ साथ बाईं तरफ बढ़ा। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। अंदाजा होता था कि वो इस जगह के हदूद व अरबा से बखूबी वाकिफ है और शायद कुछ अरसा यहाँ आज़ाद हैसियत से भी गुजार चुका है। यह मेरी गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त थी जो टांग की शदीद तकलीफ के बावजूद मुझे आगे बढ़ा रही थी। मैं बुरी तरह लंगड़ा रहा था। किसी वक्त मुझे एक हाथ से गाड़ियों का सहारा लेना पड़ता। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि अगर जुदोजहद का मौका आया तो मैं इस हालत में किस हद तक गौहर का साथ दे सकूंगा। चंद सीढ़ियां तय करने के बाद हम एक छोटे से दरवाजे तक आ गए। गौहर ने इस आईनी दरवाजे पर दबाव डाला तो वो बेआवाज खुलता चला गया। हमें थोड़े ही फासले पर नीली वर्दी वाला एक कार्ड नजर आया। इसके एक हाथ में विस्की की क्वार्टर बोतल और दूसरे में सिगरेट था। गैर मुतवक्का तौर पर उस शख्स ने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हम उसके पास से गुजरकर एक कॉरिडोर में दाखिल हो गए। शीशे की एक बड़ी खिड़की की दूसरी जानिब में चिलमिलाती रोशनियों में लड़के लड़कियों की एक टोली महवे रक्स नजर आई। रक्स को आजाद की शायरी कहा जाता, लेकिन यहाँ बिल्कुल आजाद शायरी हो रही थी। ये रक्स से ज्यादा एक वाहियात तमाशा था। नशे में मखमूर मर्दो जन एक दूसरे को बड़े भोंडे तरीके से दरियाफ्त कर रहे थे। मेरी निगाह सेक्रेटरी नदीम पर पड़ी। वो ऐश्वर्या सानी के साथ पेवस्त था और हर हद से गुजरा हुआ नजर आता था। फिर हमारे देखते ही देखते उसने ऐश्वर्या की हम शक्ल लड़की को बाजू में उठाया और उसे लेकर एक तरफ ओझल हो गया। यहाँ मुझे एक और ऐसी लड़की भी महवे रक्स दिखाई थी जिसकी शक्ल किसी और इंडियन एक्ट्रेस से मिलती थी। मुझे फौरी तौर पर याद नहीं आया कि यह किससे मिल रही है। तब अचानक मेरी निगाह दुर शहवार पर पड़ी। ये वही दरमियानी उम्र की मॉडर्न औरत थी जो कुछ दिन पहले रंगीन चिड़ियों का तोहफा लेकर जलाली साहब को रुझाने के लिए आई थी।
मगर जलाली साहब का पारा अचानक चढ़ जाने की वजह से उसे अपने साथी समेत दुम दबाकर भागना पड़ा था। बाद में मुझे पता चला था कि दुर्र शहवार जावा के साहब का रखेल रही है। इस वक्त वो नशे में टुन थी और एक दरमियानी उम्र के गंजे के साथ रक्स कर रही थी। मैं और गौहर खिड़की के सामने से गुजरकर एक बरामदे की तरफ आ गए। यहाँ भी दो गार्ड्स बड़े इजी मूड में फर्श पर बैठे कुछ खा पी रहे थे। इनमें से एक की राइफल सामने सतून से टिकी नजर आ रही थी। मुझे गौहर नामी उस शख्स की फुर्ती और दीदा दलेरी का एतराफ करना पड़ा। वो बिल्ली की चाल चलता गया और गार्ड से फकत 8-10 फुट की दूरी पर पहुंचकर राइफल उठाई और वापस पलटाया। आ जाओ शहजादे, उसने सहारे के लिए मुझे अपना कंधा पेश करते हुए कहा। मैंने उसके कंधे का सहारा लिया। हम दीवार के साथ साथ चलते ग्रासी लान की तरफ बढ़े। वो सरगोशी में बोला, यहाँ रोशनी है, लेकिन अगर हम किसी तरह ये जगह पार कर गए तो सीधे गेट पर पहुंचेंगे। गेट पर बंदे नहीं होंगे? मैंने गिराते हुए पूछा। होंगे तो जरूर, पर हो सकता है कि आज जिन्होंने भी कड़वा पानी पिया हो। ऐसे जश्न मेले में हर किसी की मत मारी जाती है। वैसे भी अब हमारे पास ये 222 की राइफल आ गई है, कुछ न कुछ फायदा तो इसका भी होगा। अंदाजा हो रहा था कि गौहर खतरे में हवास बरकरार रखने वाला शख्स है। वो यहाँ से निकलने के हवाले से काफी पुरुमीद नजर आ रहा था। हम दीवार के साए साए चलते हुए मेन गेट के करीब तर हो गए। अचानक मेरे रगे पैर में एक सर्द लहर दौड़ गई। मुझे रखवाली के कुत्तों की आवाज सुनाई थी। उसके साथ ही अंदाजा हुआ कि वो बग टुट भागे आ रहे हैं। बमुश्किल 2-3 सेकंड गुजरे होंगे कि एक जसीम कुत्ते ने गौहर पर जस्त लगाई और उसे अपने साथ लेता हुआ फूलदार पौधों में गिरा। जोरदार धमाके से राइफल ने शोला उगला और मैंने कुत्ते की चिल्लाती हुई आवाज सुनी। गैर मुतवक्का तौर पर गोली की जोरदार आवाज ने दूसरे कुत्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो अब कुछ फासले पर बेताब गर्दिश करने लगा और अपने पुरखौल आवाज में मालिकों को खबरदार करने लगा। कुत्ते का ये अंदाज रूटीन सेट करता तो 3 अफराद दौड़ते हुए हमारी तरफ लपके, लेकिन जब गौहर ने ऊपर तले 3-4 फायर किए तो वो ठिठक गए। उन्होंने मुख्तलिफ चीजों की आड़ ले लिया और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। तबाकों से पूरी कोठी गूंज उठी। मौसीकी थम गई। हर तरफ हलचल के आसार नजर आए। हम दोनों एक बड़े संगी फवारे की ओट में थे। आओ, गौर ने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। नहीं गौर, मैं नहीं निकल सकूंगा, तुम जाओ। मेरा ख्याल था कि वो कम अज कम एक बार तो इसरार करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वक्त के मुताबिक उसने ठीक ही किया। वो मुझे छोड़कर गेट की तरफ भागा। 222 राइफल बिल्कुल रेडी थी और उसके हाथों में थी। वो झुककर भाग रहा था। कुत्ता फिर उसके पीछे दौड़ा। उसने उसे डराने के लिए फायर किया। इस दौरान में एक बड़े मोर पंख के अकब से एक साये ने उस पर छलांग लगाई। गौहर और वो ऊपर नीचे गिरे। एक बार फिर गोली चली, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये गोली किसी को लगी नहीं। कम अज कम 3 मजीद अफराद गौहर पर पिल पड़े। राइफल उसके हाथ से निकल गई, ताहम वो खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा। कबड्डी के किसी तेज रफ्तार खिलाड़ी की तरह वो एक बार फिर गेट की तरफ लपका। एक बार तो लगा कि वो निकल जाएगा, मगर फिर किसी चीज से टकरा कर गिरा। कई अफराद ने उसे दबोच लिया और बुरी तरह मारने लगे। 2 मुसल्ला अफराद ने मेरे सर से भी राइफलें लगा दी। देखते ही देखते दर्जनों अफराद हमारे गिर्द इकट्ठे हो गए। इनमें जख्मी कान वाला सुल्तान चिट्टा नुमाया था। उसने मुझे एक जोरदार ठोकर लगाई। फिर फनकार कर हमने किसी साथी से बोला, पता करो ये दोनों तहखाने से निकले कैसे। दोनों दरवाजे तो बाहर से बंद थे। एक शख्स भागता हुआ आया। उसने हाँफते लहजे में सुल्तान को बताया, इधर पार्किंग की दीवार में सीन लगाई गई है जी, काफी बड़ा मोरा नजर आ रहा है। पक्की दीवार तोड़ी है इन्होंने, सुल्तान ने बहुत हैरत से कहा। इसके साथ ही उसने मुझ पर ठोकरों की बारिश कर दी। कुछ ही देर बाद मुझे और गौहर को घसीट कर एक कमरे में बंद कर दिया गया। ये कमरा बरामदे के पास ही वाक़ था। दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया और 2 मुसल्ला गार्ड से वहां खड़े हो गए। एन मुमकिन था कि हम दोबारा इसी बदबूदार तहखाने में पहुंच जाते जहां फतेह की बेगोरो कफन लाश मौजूद थी, लेकिन वहां चूंकि दीवार तोड़ी जा चुकी थी, लिहाजा हमारे लिए आर्जी तौर पर यह कमरा मुंतखब कर लिया गया था। इसमें एक छोटी सी खिड़की और एक दरवाजे के सिवा और कुछ नहीं था। खिड़की में भी मौजूद आहनी ग्रिल लगी हुई थी। फर्नीचर नाम की कुछ शय यहाँ मौजूद नहीं थी। फर्श पर एक बोसीदा सा कालीन बिछा हुआ था। दीवार पर जूही चावला की तस्वीर थी। गौहर को खासी चोटें आई थीं। उसकी शर्ट तार तार हो चुकी थी। पेचकस गौहर की जेब से निकाल लिया गया था। दरवाजा लॉक करने से पहले मेरी भी अच्छी खासी तलाशी की गई थी। सुल्तान और नदीम वगैरह इस बात पर हैरत ज़दा नजर आते थे कि हम तहखाने की 9 इंच मोटी पुख्ता दीवार तोड़कर निकले हैं। वो इस बात की तह तक पहुंचने के लिए हम दोनों से सवालों जवाब करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी महफिल भी बर्बाद करने के हक में नहीं थे। यही वजह थी कि वो मुकम्मल तफ्तीश का काम कल पर छोड़कर कमरे से निकल गए थे। यकीनन अब एक बार फिर बोतलों के ढक्कन खुलने थे और जिस्मों ने थिरकना था। कोशिश होनी थी कि महफिल को एक बार फिर रंग पर लाया जाए। खिड़की से बाहर खड़े गार्ड्स हमें खूनी नजरों से घूर रहे थे। जैसे तैसे वो जख्मों से चूर दर्द भरी रात गुजर गई। गौर को काफी चोटें आई थी, लेकिन जब वो मेरी चोटें देखता था और इन चोटों के बावजूद मेरे होंठों पर मुस्कुराहट भी देखता था, तो उसे हौसला होता था कि अगर गौहर मुझे भी
अपने साथ ले जाने की कोशिश में फंसा होता तो यकीनन मेरे दिलो दिमाग पर बोझ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गौहर ने अपने तौर पर निकलने की भरपूर कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं हुआ। अब हम एक बार फिर कैदो बंद की सोहबत का शिकार थे और कमरे की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। एक गार्ड गाहे बगाहे खिड़की से झांक कर हमें देख लेता था कि कहीं हम सुलेमानी टोपी पहनकर यहां से निकल न गए हों। गौहर ने कराते हुए कहा, अगर वो पार्किंग वाला गेट खुला मिल जाता तो शायद इस वेले हम लाहौर में होते, लेकिन अब तो शायद लाहौर देखने की हसरत हमारे साथ ही चली जाए। इन लोगों के इरादे हमारे बारे में अच्छे नहीं है। उसने ठंडी सांस ली। इस तरह के कामों में फिर इस तरह तो होता ही है, आर या पार। तो तुम कहना चाहते हो कि अब मरने की तैयारी कर लें? वो अपनी झाड़ झंकाड़ दाढ़ी खुजा कर बोला, मरने के लिए तो हर वेले तैयार रहना चाहिए। ये गला हमारी मस्जिद के इमाम साहब कहा करते थे। मैंने कहा, पता नहीं अब जिंदगी साथ दे या ना दे, अब तो अपने बारे में कुछ बता दो। कहाँ से आए हो और कैसे फंसे हो इन खबीसों के चुंगल में? इससे क्या फायदा होना है? जब मरे जाना है तो फिर जानने से फायदा। अगर जिंदा बच गए तो फिर लाहौर के किसी बाग में बैठकर तो मैं जरूर बताऊंगा और तुमसे पूछूंगा भी। इसने हथेली लहजे में कहा। अजीब मंतक थी उसकी। इसी दौरान में गार्ड खिड़की में खड़ा होकर हमें घूरने लगा और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। और बदबख्तों को मरहम पट्टी कर दो, गौर ने अपनी जख्मी आंख को दबाते हुए कहा। गार्ड ने बड़ी नफरत से थूका। ये थूक आईनी ग्रिल में से गुजर कर सीधे गौहर के हाथ पर पड़ा। गार्ड जहरीले लहजे में बोला, इसे लगा लो अपनी चोटों पर, अगर फिर भी आराम ना आए तो इसमें थोड़ा सा पेशाब भी मिला लेना। वो बकता झुकता आगे चला गया। गौहर ने ठंडी सांस लेकर अपने हाथ की पुष्ट कालीन से रगड़ कर साफ की और दराज होकर आंखें मूंद ली। मैं भी लेट गया। कोठी में मुकम्मल सकूत था। लगता था कि रात भर की रंगीन मसरूफियात के बाद सारे मेहमान लंबे तान कर सोए हुए हैं। मेरे बाजू और टांग के 2-3 जख्म बिगड़ना शुरू हो गए थे और मैं हल्का सा बुखार भी महसूस कर रहा था। क्या वाकई ये कोठी मेरे लिए फतेह मोहम्मद की तरह मौत का पिंजरा साबित होने वाली है? मैंने बड़े कर्ब से सोचा, अगर मैं यहां मर गया तो इमरान मुझे कहां ढूंढता फिरेगा। फराह और आतिफ पर क्या गुजरेगी? बालू मुकम्मल तौर पर बेसहारा हो जाएगा और सरवत, क्या सरवत को एक आखिरी बार छूने की हसरत दिल ही में रह जाएगी? मैं नीम गनूदगी में लेटा रहा। इसी दौरान में एक बार आंखों की दर्द से गौर की तरफ देखा तो वो दीवार से टेक लगाए बैठा था। गालबन उसे नशे की तलब हो रही थी और यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं थी, चरस ना विस्की वगैरह। वो अपनी टांग खुजा रहा था और सामने दीवार को देख रहा था। वहां जूही चावला की मुख्तसर लिबास वाली गर्मा गर्म तस्वीर लगी थी। वो ललचाई हुई आंखों से उसे देख रहा था, बल्कि कहना चाहिए कि ललचाई हुई आंख से देख रहा था। उसकी एक आंख तो सूज कर और नीली होकर कुप्पा बन चुकी थी। अंदाजा होता था कि वो मंशियात की तरह औरत का भी रसिया है। नहायत संगीन हालात थे। इसके बावजूद गौहर नामी ये शख्स जिस तरह फिल्मी तस्वीर को देख रहा था, मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। मैंने कहा, यार इतनी मार पड़ी है फिर भी तुम्हारी तबीयत में कुछ नरमी नहीं आई? क्या मतलब? उसने मुझे घूर कर पूछा। इतनी प्यारी लड़की और तुम इससे ऐसे देख रहे हो जैसे कसाई बकरे को देखता है। और मेरी बात सुनकर बेढंगे अंदाज में मुस्कुराया। कसाई तो ज़िबा करने के लिए देखता है, हम ज़िबा होने के लिए देखते हैं। वैसे कुड़ी बड़ी टैट है। इसकी अकलौती आंख में जिनसी भूख लश्कारे बार रही थी। उसने टैट का लफ्ज़ अपनी गुफ्तगू में शायद 1 या 2 बार पहले भी इस्तेमाल किया था। यह लफ्ज़ मुझे कुछ याद दिला रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि क्या याद दिला रहा है। मेरे और उसके दरमियान गुफ्तगू जारी रही। हम एक तरह से अपनी अपनी तकलीफ की तरफ से ध्यान बटाने के लिए ये गुफ्तगू कर रहे थे। गौहर मेरी बर्दाश्त की सलाहियत से बहुत मुतासर नजर आ रहा था। मैंने कहा, गौहर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। रात को एक कुत्ते ने तो तुम पर फौरन हमला कर दिया और तुमने उसे गोली भी ठोक दी, लेकिन दूसरा कुत्ता जो ज्यादा जहरीला लगता था तुमसे दूर दूर रहा था। हालांकि वो कद काठ में भी पहले से ड्योड़ा था। वो मुझे जानता था, गौहर ने कहा। कैसे? मैंने कराती आवाज में पूछा। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, जैसे सोच रहा हो कि मुझे बताया या नहीं। फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैंने उसकी सिखाई कराई थी। यानी तुमने ट्रेनिंग दी थी इसे? तुम कुत्तों को ट्रेन करते हो? हाँ। उसने बेपरवाही से सर हिलाया और एक बार फिर अकलौती आंख से जूही चावला का एक्सरे करने लगा। तो तुम कुत्तों को ट्रेन करने के लिए यहाँ आए थे, मगर पकड़े कैसे गए? यार तुम कंडम बातों में अपना वेला खराब कर रहे हो। अगर दिमाग को तकलीफ देनी है तो फिर जान बचाने के बारे में सोचो। मुझे नहीं लगता कि ये लोग आज शाम तक हमें जिंदा रहने देंगे। एकदम मेरे जहन में कोंदा सा लपका। गौर के बार बार बोले हुए टैट ने मेरे अंदर जो खुद बुद्ध शुरू की थी वो एकदम आरूज पर पहुंच गई। ये शख्स कुत्तों को तरबियत देता था, शरीर जिस्म का मालिक था और वस्ती पंजाब का रहने वाला था। इमरान ने अपनी रुदात में जिस राजे का जिक्र किया था वो भी तो वस्ती पंजाब ही का था। इसका बुनियादी काम भी कुत्तों और घोड़ों की ट्रेनिंग ही था। और फिर ये लफ्ज़ टैट मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी। ताहम मैंने अपने तासरात नॉर्मल रखे। मैंने उसे सरतापा देखते हुए कहा, क्या तुम कभी खुशाब के करीब शादपुर में भी रहे हो? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ।
मैं रहा तो हूँ शादपुर में भी, पर तुम कैसे जानते हो? क्या तुम्हारा कोई दोस्त अम्मू नाम का भी था? अम्मू इमरान, मैंने वजाहत की। उसकी अकलौती आंख में लिश्कारे से नजर आए। वो एकदम सीधा होकर बैठ गया। तो तुम अम्मू को कैसे जानते हो? उसने तेजी से पूछा। मैं गहरी नजरों से इसको सरतापा देखता रहा, फिर सरगोशी के अंदाज में कहा, क्या मैं समझूं कि तुम्हारा असल नाम गौहर नहीं है? तुमने मेरी गल का जवाब नहीं दिया। तुमने भी तो जवाब नहीं दिया। तुम्हारा असल नाम गौहर है या राजा? राजा के लफ्ज पर वो जैसे उछल पड़ा। उसने बिदके हुए अंदाज में दाएं बाएं देखा और बोला, इसका मतलब है कि तुम अम्मू के बारे में बहुत कुछ जानते हो। किधर है वो? एक तरह से वो तस्लीम कर रहा था कि उसका नाम राजा है। मैंने उसे सरतापा को रहा, वो राजा ही था, वही हुलिया जो इमरान ने मुझे कई बार बताया था। थोड़ी पर जख्म का वैसा ही निशान, वही बोल चाल। मैं गायबाना उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। यही तेज तरार शख्स था जिसने 16-17 साल इमरान को माजा जैसी जाबर औरत के चुंगल से छुड़ाया था और बेरहम हालात में इसे जिंदा रहने के गुर सिखाए थे। आगे चंद बरसों में राजे और इमरान की दोस्ती में कई नशीब फराज आए थे और फिर बकौल इमरान राजा लाहौर के बाजार हुस्न में गिरफ्तार होकर जेल चला गया था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतने अहम किरदार से मेरी मुलाकात होगी और ऐसे हालात में होगी। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, कमरे के दरवाजे पर खटपट हुई। दरवाजे के दोनों पट इस तरह खुले कि इनमें 14-15 इंच का फासला हो गया। ताहम स्टील की एक नफीस जंजीर के जरिए दरवाजा पूरा खुलने से रुका। एक राइफल बरदार गार्ड नजर आया। उसके साथ एक मुलाजिम था। मुलाजिम ने एक छोटी ट्रे अधखुले दरवाजे में से अंदर खिसका दी। ट्रे में अंडे और प्याज का आमलेट था, 2 पराठे और दही वगैरह था। राइफल बरदार सफाक अंदाज बोला, नाश्ता कर लो, हो सकता है ये तुम्हारा आखिरी नाश्ता हो। लस्सी मिल जाएगी? गौर यानी राजे ने कराते हुए कहा। अब इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो राजा ही है। राइफल बरदार पुनकारा, लस्सी तो नहीं, लेकिन दही काफी सारा पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे काम आएगा। इसके आखिरी अल्फाज हमारी समझ में नहीं आए। इन अल्फाज का असल मतलब करीबन 1 घंटे बाद वाज़ेह हुआ और ये मतलब लर्जा खेज था। मैं करीबन 42 घंटे से भूखा था। बदतरीन हालात और अंदेशों के बावजूद खाने की खुशबू इश्तहा अंगेज थी। मैंने ट्रे उठाकर कालीन पर रखी। पहला लुकमा लिया तो पता चला कि जिस्म के बहुत से हिस्सों की तरह जबड़ा भी फोड़े की तरह दुख रहा है। वो मुश्किल थोड़ा सा मुंह खोलकर लुकमा जुबान पर रख पाया। इमरान ने मुझे सिखा दिया था कि शदीद खतरात और अंदेशों के नरके में भी किस तरह खुद को नॉर्मल रखा जाता है और किस तरह सिर्फ हाल पर नजर रखकर मुस्तकबिल करीब को चकमा दिया जाता है। वो कहता था कि मरने से पहले मरना नहीं चाहिए और मुसीबत से पहले डरना नहीं चाहिए। गार्ड खिड़की में मौजूद था, लिहाजा अब हम एक दूसरे से तारुफ वाला मौजू नहीं छेड़ सकते थे। मैं जानता था कि गौहर यानी राजा के जहन में हलचल मची हुई है। वो जल्द अज जल्द मुझसे इमरान के बारे में जानना चाह रहा था। हमें काफी लेट नाश्ता दिया गया था, करीबन 10 बज चुके थे। जिस वक्त हम नाश्ता कर रहे थे, पार्किंग की तरफ से गाड़ियों के स्टार्ट होने की आवाजें आ रही थी। अंदाजा होता था कि शब बसरी करने वाले बेशतर मेहमान अब रुखसत हो रहे हैं। इनमें से कई मेहमान रुखसत होने से पहले हमें देखने के लिए आए। वो ग्रिलदार खिड़की में से यूं झांक रहे थे जैसे बड़ी तगो-दो के बाद जंगल से पकड़े जाने वाले खतरनाक जानवरों को देख रहे हो। इनमें से बेशतर की आंखें शराबनोशी और दीगर मसरूफियात की वजह से सूजी हुई थी। करीबन 12 बजे का वक्त था जब मेरी छठी ने कहा कि यहाँ कोई खतरनाक तमाशा होने वाला है। सुल्तान शिट्टा हमारे कमरे के इर्द गिर्द घूम रहा था। गाये बगाए वो शोलाबार नजरों से मुझे भी देख लेता था।